दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष कुमार यहाँ पूरा विस्तार से आपको बताने वाला हूँ कि क्या कोविशील्ड वैक्सीन वाकई बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है इन फ्यूचर। साथ ही साथ मैं सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो कुछ भी मैटर 2-3 दिन से चल रहा है, इसका शुरुआत होता है एस्ट्राजेनेका कंपनी के द्वारा एक्सेप्टेंस के बाद। ये जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है ये ब्रिटिश फार्मा, एक्चुअली में ये ब्रिटिश स्वीडिश फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो मुख्यतः यूरोप में ऑपरेट करता है। और कोरोना काल में इसके द्वारा जो वैक्सीन बनाया गया था उसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जानें भी बचाई थी। जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोविड-19 के दौरान वैक्सीन का फार्मूला तैयार किया था और इसी फार्मूला के आधार पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन भारत में मैन्युफैक्चर्ड किया था। यानी आप कह सकते हैं कोविशील्ड का जो फार्मूला है वो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का फार्मूला है। दोस्तों जब से ये खबर सामने आया है हमारे देश में भी कई लोग काफ़ी चिंता में हैं। चिंता का वजह यह है कि 175 करोड़ जो डोज वैक्सीन का भारत में पड़ा है वो कोविशील्ड वैक्सीन का ही है और चूंकि जो कोविशील्ड वैक्सीन का फार्मूला है वो एस्ट्राजेनेका कंपनी का ही है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं डाटा के माध्यम से आपको ये बताऊँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में दायर पीएलआई के बारे में। जब से ये मामला आया यानी एस्ट्राजेनेका ने जब एक्सेप्ट किया खुद ही यूके के हाई कोर्ट में, उसके बाद दुनिया भर में कहीं ना कहीं एक टेंशन और तनाव वाला स्थिति आ गया है। देखिए भारत की अगर बात किया जाए तो हमारे सर्वोच्च न्यायपालिका में पीएलआई दर्ज किया गया है, यानी कि जनहित याचिका दर्ज किया गया है। जनहित याचिका एक ऐसा याचिका होता है जिस पर काफ़ी जल्दी सुनवाई होता है। इस जनहित याचिका के माध्यम से क्या मांग किया गया है? इस जनहित याचिका के माध्यम से ये मांग किया गया है कि एक मेडिकल एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए और वो एक्सपर्ट कमेटी पूरे भारत भर से डाटा इकट्ठा करेगा, वो ग्राउंड लेवल पर काम करेगा, लोगों के बीच जाकर बात करेगा कि किसको वैक्सीन से क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरीके से एक डाटा कलेक्शन का काम भी किया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम अगर लोगों को हो रहा है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आ रहा है, कैंसर का केसेज बढ़ा है, तो क्या उसके पीछे वैक्सीन ही जिम्मेदार है या किसी अन्य कारण से ऐसा हो रहा है। तो इस तरीके से इस तरह का मांगे किया गया है। साथ ही साथ जो लोग अगर वाकई वैक्सीन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम में है तो उनके लिए मुआवजा का भी मांग इस जनहित याचिका के माध्यम से किया गया है। दोस्तों ये जो जनहित याचिका है इसके बैकग्राउंड में है एस्ट्राजेनेका का एक्सेप्टेंस। चूंकि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक फार्मूला तैयार किया था वैक्सीन का और ये फार्मूला उस दौर में तैयार किया गया था जब इसकी ज़रूरत था। चूंकि एस्ट्राजेनेका कंपनी का वैक्सीन काफ़ी जल्दी तैयार हो गया था। सिर्फ एस्ट्राजेनेका ही क्यों, किसी भी कंपनी ने जो वैक्सीन तैयार किया था काफ़ी जल्दी में ही किया था, क्योंकि उस वक्त समय का ऐसा मांग था। मेडिकल साइंस काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था क्योंकि जल्दी से जल्दी वैक्सीन बनाना था। और चूँकि वैक्सीन का जो निर्माण है वो एक लंबा समय लेता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और उसमें बहुत तरह का ट्रायल होता है। ह्यूमन ट्रायल होता है, एनिमल के ऊपर ट्रायल होता है। 2020-21 में जब दुनिया भर में वैक्सीन के निर्माण को लेकर के काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रहा था, चूँकि मेडिकल साइंस काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था, जल्दी से जल्दी वैक्सीन का निर्माण करना था। तो उस दौर में चूँकि वैक्सीन जल्दी से बनाया गया, उस दौर में बहुत सारे रिसर्चर और साइंटिस्ट ने, कई सारे साइंटिस्ट कम्युनिटी ने ये कहा कि ये जो वैक्सीन जल्दी से बनाया जा रहा है इसमें बहुत सारे प्रिकॉशन का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, बहुत सारे जो सेफ्टी गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। एक्चुअली में कोई वैक्सीन अगर बहुत जल्दी तैयार होता है तो उसके साइड इफेक्ट होने का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वैक्सीन का ट्रायल एक लंबा समय लेता है। लेकिन यहाँ तो जल्दी में बनाना भी था, मजबूरी भी था और जल्दी में तैयार भी किया गया। तो इस तरीके से दुनिया भर के अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार का जो वैक्सीन है उसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया और अब पहली बार किसी कंपनी के द्वारा खुद एक्सेप्ट किया गया है कि हमारे वैक्सीन से टीटीएस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए समझ लेते हैं टीटीएस का फुल फॉर्म क्या हुआ। टीटीएस का फुल फॉर्म हुआ थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी कि थ्रोम्बोसिस भी होगा और साथ ही साथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी होगा। थ्रोम्बोसिस कहने का क्या मतलब है? थ्रोम्बोसिस एक ऐसा अवस्था होता है जब ब्लड क्लॉट होता है जिस वजह से वेन और आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाता है। वेन का क्या काम है? वेन के माध्यम से जो अशुद्ध खून है वो उसमें फ्लो होता है। और आर्टरीज का क्या काम है? आर्टरीज में शुद्ध खून, यानी आर्टरीज का हिंदी धमनी हुआ और वेन का सिरा, तो वेन में अशुद्ध खून और इसमें शुद्ध खून फ्लो होता है। इसमें ब्लॉकेज आ जाता है, यानी इस तरह का जो नस है अगर बीच बीच में वो रुक जाएगा तो ब्लड का फ्लो है वो बाधित हो जाएगा। तो इस वजह से जाहिर सी बात है कई तरह का प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाएगा। तो ये है थ्रोम्बोसिस। तो ये जो टीटीएस प्रॉब्लम हो रहा है जो इस व्यक्ति को हुआ है, जिस व्यक्ति का नाम है जेमी स्कॉट, और इन्होंने ही चूंकि मामला दर्ज कराया था जिसके बाद ये जो खबर है काफ़ी सुर्खियों में आया था। खैर हम आपको फुल फॉर्म बता रहे हैं टीटीएस का। तो थ्रोम्बोसिस का ये मतलब हुआ और साथ ही में
ये जो प्रॉब्लम होता है टीटीएस, इसमें ये बीमारी तो होगा ही, साथ ही साथ ये बीमारी भी होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लो प्लेटलेट्स, यानी बॉडी में प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो घट जाएगा। इस बीमारी में लो प्लेटलेट्स का समस्या आता है। लो प्लेटलेट्स कहने का मतलब बॉडी में प्लेटलेट्स का जो मात्रा है वो घट जाता है। अगर ह्यूमन ब्लड की बात किया जाए तो उसमें 55% प्लाज्मा होता है, जबकि जो बाकी 45% है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या होता है? प्लेटलेट्स घट जाता है। प्लेटलेट्स का क्या काम है? प्लेटलेट्स का ये काम है कि कहीं पर अगर खून का रिसाव शुरू हो गया, मान लिया कि यहाँ पर कट गया, तो यहाँ से खून का रिसाव शुरू हो जाएगा। तो खून का रिसाव को रोकने के लिए ब्रेन जो है प्लेटलेट्स को सिग्नल देगा कि प्लेटलेट्स तुम वहाँ पर जाओ और ब्लड का जो स्राव है उसको तुम रोक दो। तो प्लेटलेट्स का ये काम है। लेकिन इस प्रॉब्लम में क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में प्लेटलेट्स लो हो जाता है। और यहाँ जो खास बात यह है, जो टीटीएस को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल बना देता है, वो ये है कि थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक साथ होता है विद, तो ये काफ़ी क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन हो जाता है। दोस्तों आप यहाँ समझे, ये जो व्यक्ति हैं जेमी स्कॉट, जिनका आप तस्वीर भी देख रहे हैं, ये 2021 में अपने आप को वैक्सीनेटेड करते हैं, यानी अप्रैल 2021 में ये वैक्सीन लेते हैं। कौन सा वैक्सीन? AZD1TTT। ये एस्ट्राजेनेका कंपनी का वैक्सीन का नाम है, चूँकि भारत में वही वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से लोगों को लगाया गया था। तो खैर जेमी स्कॉट ने ये वैक्सीन लिया था 2021 में। वैक्सीन लेने के बाद उन्हें बहुत तरह का कॉम्प्लिकेशन होने लगा था। उन्हें ब्रेन हेमरेज का समस्या होने लगा, यानी ब्रेन में नसों का फटना, जिस वजह से ब्रेन में खून का रिसाव होने लगता है। तो ये प्रॉब्लम उनके साथ शुरू हो गया। साथ ही साथ ब्लड क्लोटिंग का समस्या भी जेमी स्कॉट को होने लगा, जिस वजह से जेमी स्कॉट काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो हॉस्पिटल जाते हैं और उसके बाद डॉक्टर्स ने उनकी वाइफ से यहाँ तक कह दिया कि इनका बचना भी मुश्किल है, लेकिन वो फिर भी सरवाइव किए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 2023 में वो यूके के हाई कोर्ट जाते हैं और वहाँ पर केस फाइल करते हैं एस्ट्राजेनेका कंपनी के खिलाफ। और जेमी स्कॉट के जो वकील हैं वो ये कहते हैं कि एस्ट्राजेनेका कंपनी 2021 में झूठा प्रचार कर रहा था कि हमारा वैक्सीन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसका साइड इफेक्ट काफ़ी कम है, जबकि है इसका उल्टा। ये जेमी स्कॉट के जो वकील हैं ये कोर्ट में ऐसा दलील पेश कर रहे थे। चूंकि जेमी स्कॉट के द्वारा 2023 में केस दर्ज किया गया था, जब केस दर्ज किया गया था 2023 में, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एस्ट्राजेनेका कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं वो यूके के हाई कोर्ट में आते हैं और वो मई 2023 में कहते हैं कि हमारे ऊपर जो भी आरोप लगाया गया है जेमी स्कॉट के द्वारा वो बिल्कुल ही गलत है, हमारे वैक्सीन से किसी भी प्रकार का टीटीएस नहीं हो सकता है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कई सारे लोग मोटिवेट होते हैं जेमी स्कॉट से और वो जो अपना प्रॉब्लम है उसको लेकर के वो हाई कोर्ट पहुंचते हैं। अभी तक कुल 51 मामले एस्ट्राजेनेका के खिलाफ यूके के अलग अलग कोर्ट में दर्ज कराए गए हैं और उन मामलों में एस्ट्राजेनेका कंपनी के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उसी वैक्सीन की वजह से हमें टीटीएस और अन्य गंभीर समस्या हुआ है। क्योंकि मई 2023 में एस्ट्राजेनेका कंपनी ने यूके के हाई कोर्ट में यह अस्वीकार कर दिया कि हमारे वैक्सीन से टीटीएस का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया के प्रभाव से कहें या जिस भी अन्य कारण से कहें या जेमी स्कॉट के प्रभाव से कहें, बहुत सारे लोगों ने यूके के अलग अलग कोर्ट में याचिका दायर करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एस्ट्राजेनेका कंपनी के प्रतिनिधि के द्वारा एक पेपर सबमिट किया जाता है फरवरी 2024 में यूके के हाई कोर्ट में, और उस पेपर के माध्यम से पहली बार, शायद पहली बार, कोई वैक्सीन निर्माता कंपनी है जिसने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारे वैक्सीन से टीटीएस का प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया कि टीटीएस क्या होता है। जो पेपर सबमिट किया गया था फरवरी 2024 में एस्ट्राजेनेका कंपनी के द्वारा, उसमें यह भी बात कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति को टीटीएस है और उसने हमारा वैक्सीन लिया है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो टीटीएस हमारे वैक्सीन के वजह से ही हुआ। हाँ, उस व्यक्ति का मेडिकल एक्सपर्ट के द्वारा जाँच कराया जाना चाहिए, उसके बाद ही कन्फर्मेशन हो सकता है कि वो जो प्रॉब्लम है वो VITT है, यानी वैक्सीन की वजह से ही वो टीटीएस है। और साथ ही साथ कंपनी के द्वारा ये भी कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को टीटीएस का प्रॉब्लम होता भी है वैक्सीन की वजह से तो ये काफ़ी रेयर केसेस में है। चूंकि टीटीएस काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होता है, आपको मैंने थोड़ा देर पहले बताया, क्योंकि इसमें थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक साथ होता है। दोस्तों अब चलिए बात करते हैं VITT क्या है। वैज्ञानिकों ने 2021 में एक नया तरह का बीमारी खोजा और उसका नाम है VITT। VITT का मतलब क्या है? वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसिस एंड
थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया अगर वैक्सीन लेने की वजह से होता है तब इस मेडिकल कंडीशन को VITT कहते हैं। आप एक बार फिर से समझ ले, जो एस्ट्राजेनिका कंपनी है उसने यूके के कोर्ट में ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लिए हैं और उनको TTS का प्रॉब्लम होता है तो उस व्यक्ति का मेडिकल एक्सपर्ट के द्वारा जांच कराना चाहिए, तब उसके बाद ही कंफर्मेशन हो पाएगा कि उस व्यक्ति को TTS वाकई वैक्सीन की वजह से हुआ है या किसी अन्य वजह से हुआ है। दोस्तों, यहाँ तक तो मैंने आपको बहुत कुछ जानकारी दिया ही है। थोड़ा सा ये भी आप समझ लें कि आखिर भारत में कोविशील्ड का ही वैक्सीन इतना क्यों दिया गया, इसके पीछे कारण क्या है। चूँकि जो मैक्सिमम भारतीय लोग हैं, आप कह सकते हैं अराउंड 80 से 85%, उन्होंने कोविशील्ड का ही वैक्सीन लिया है। तो जो कोविशील्ड का वैक्सीन की अगर बात किया जाए तो कोविशील्ड का वैक्सीन को स्टोरेज करना काफ़ी आसान है। सामान्यतः 6 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री टेम्परेचर के बीच इसको स्टोरेज करना पॉसिबल है। जबकि अगर एक एग्जांपल के तौर पे अगर तुलना करें इसका फाइजर के वैक्सीन से, फाइजर वैक्सीन से, तो उसका स्टोरेज -60 से -80 डिग्री सेल्सियस पर होता है। चूँकि हमारा देश कोई डेवलप देश तो है नहीं, और जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला हमारे देश में, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला, और आप खुद समझ सकते हैं गांव-गांव तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम को संचालित करना, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज वगैरह का प्रॉब्लम होना, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम होना, तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा इस तरह का इक्विपमेंट नहीं है। इस वजह से ही कोविशील्ड का प्रयोग किया गया, क्योंकि इसका स्टोरेज 6 से 8 डिग्री सेल्सियस पर ही करना होता है, जो तुलनात्मक तौर पे काफ़ी आसान है। दोस्तों, थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया कि जो TTS का प्रॉब्लम है वो वैक्सीन की वजह से भी हो सकता है। कंपनी ने खुद एक्सेप्ट किया है, लेकिन काफ़ी रेयर केस में ऐसा होता है। देखिए, जो TTS में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, अगर इसकी बात करें तो ये अन्य कारण से भी हो सकता है। वैक्सीन के अलावा भी इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें लो प्लेटलेट्स होता है। अगर किसी को सीरियस बोन मैरो का इशू है, या किसी को ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर, या किसी को लीवर प्रॉब्लम है, किसी को इम्यूनो डिसऑर्डर है, तो उस केस में भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया उस व्यक्ति को हो सकता है। चलिए इसके बाद TTS के सिम्टम को देखते हैं। TTS के सिम्टम में सामान्यतः पैर में स्वेलिंग हो सकता है, यानी पैर फूल सकता है, सर में दर्द हो सकता है, छाती में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। तो ये इसका सामान्य सा सिम्टम है। दोस्तों, इस वीडियो के शुरुआत में बात ये हुआ था कि क्या कोविशील्ड वैक्सीन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि एस्ट्राजेनिका कंपनी के द्वारा खुद ये एक्सेप्ट किया गया है। तो इसके लिए आपको डाटा देखना होगा। सबसे पहले एक डाटा देखते हैं, वो डाटा है यूके का, यानी यूनाइटेड किंगडम का। यूनाइटेड किंगडम में एक संस्था है मेडिकल हेल्थ प्रोडक्ट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी यूके का गवर्नमेंट का ये एक अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ब्रिटेन के इस संस्था ने खुद स्वीकार किया है कि ब्रिटेन में वैक्सीन के वजह से 81 लोग ब्लड क्लॉटिंग का शिकार हुए और उनका डेथ हुआ। अगर दोस्तों बात करें वहाँ की आबादी का, तो वहाँ का आबादी 2022 में था 6.7 करोड़। अभी आबादी होगा, मैक्सिमम होगा तो 7 करोड़। दोस्तों, आप खुद समझिए, 7 करोड़ में 81 लोग वैक्सीन की वजह से ब्लड क्लॉटिंग का शिकार होते हैं और उनका डेथ होता है, तो ये जो परसेंटेज है काफ़ी ज़्यादा कम है। तो आप खुद समझिए, 7 करोड़ में अगर 81 लोगों का डेथ वैक्सीनेशन के वजह से होता है, तो ये पैनिक होने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे भी हेल्थ समस्याएं चल रही हैं, हार्ट का प्रॉब्लम, कैंसर का प्रॉब्लम, जिसका बहुत सारा रीज़न होता है। तो आपको पैनिक होने का कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा भारतीय एक्सपर्ट का भी यही कहना है कि जो वैक्सीन लिए हैं कोविशील्ड का, तो लाखों में से एक, अप्रोक्स 10 लाख में से एक ऐसा मामला होता है TTS का। तो आपको पैनिक होने का बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने भी कोविशील्ड वैक्सीन लिया है। दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर हम बात ये कर लेते हैं कि आखिर कोविशील्ड वैक्सीन किस तरीके से मैन्युफैक्चर्ड हुआ, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और ये ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से काम करता है। चूँकि कोविशील्ड वैक्सीन का जो फार्मूला है वो एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का फार्मूला ही है। तो देखिए, जो वैक्सीन बनाने का जो बेसिक का स्टेप क्या है, तो सबसे पहले जो तस्वीर में आपको दिख रहा है, ये कोरोना वायरस का तस्वीर है। ये कोरोना वायरस जब उस समय अगर शरीर में जाता 2020 में, तो कितना बड़ा गंभीर समस्या पैदा कर रहा था। तो खैर, ये कोरोना वायरस का तस्वीर है। आप एक डिजिटल तस्वीर भी देख सकते हैं। कोरोना वायरस में कई तरह के प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन स्ट्रक्चरल भी हैं, बहुत सारे नॉन स्ट्रक्चरल भी हैं। ये जो तस्वीर आपको दिख रहा है, यानी कि उसके सरफेस के ऊपर उभरा हुआ जो सबसे बड़ा ढांचा आपको दिख रहा है, उसके चारों तरफ ये कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में क्या किया जाता है, कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है, जो उसके सतह के ऊपर उभरा हुआ एक ढांचा है,
तो इस स्पाइक प्रोटीन को कोरोना वायरस से ले लिया जाता है और इसको जोड़ दिया जाता है एडोनो वायरस के साथ। एडोनो वायरस क्या है? वायरल फीवर वगैरह जो आता है, जो नॉर्मल बुखार होता है, उसके लिए जो जिम्मेदार वायरस होता है उसमें से एक एडोना वायरस भी होता है। तो इस एडोना वायरस को जोड़ दिया जाता है कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के साथ और इस तरह से एक नया ढांचा तैयार कर दिया जाता है लैब में। और एक बात और आपको पता होना चाहिए कि ये जो एडोना वायरस है ये चिंपैंजी के बॉडी से लिया गया था। दोस्तों, ये जो ढांचा आपको दिख रहा है जिसमें एडोना वायरस है और कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन है, ये ह्यूमन बॉडी के लिए हो गया एंटीजन। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसको केमिकल कंपोजिशन के साथ जोड़कर, लिक्विड के साथ जोड़कर वैक्सीन का निर्माण किया गया और वो जो वैक्सीन है वो इंजेक्शन के माध्यम से बॉडी में चला गया। ये जो ढांचा आपको दिख रहा है वैक्सीन के माध्यम से जैसे ही बॉडी में गया, ये बॉडी के लिए क्या है? ये ह्यूमन बॉडी के लिए एंटीजन है। एंटीजन मतलब क्या हुआ? एक बाहरी पदार्थ है। ये जैसे ही बॉडी में इन किया इंजेक्शन के माध्यम से, उसके बाद क्या होता है? बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, यानी इस बाहरी पदार्थ से बॉडी का इम्यूनिटी फाइट करने लगता है। क्योंकि वैक्सीनेशन के माध्यम से ये जो ढांचा आपको दिख रहा है जो एडोना वायरस का है और कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन है, जब ये बॉडी में जाता है तो बॉडी के लिए ये एक बाहरी पदार्थ है, तो बॉडी का जो इम्यूनिटी है इसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देता है। इसी वजह से ये जो फाइटिंग होता है, इसी वजह से कई लोगों को फीवर होता है, कई लोगों को बॉडी के अलग अलग जो जोड़ हैं वहाँ पे दर्द भी होता है। तो इसका कारण यही है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम उस बाहरी पदार्थ से फाइट कर रहा होता है। बॉडी एक्चुअली करता क्या है? बॉडी उस समय लिम्फोसाइट सेल प्रोड्यूस करता है दो तरह का, एक बी लिम्फोसाइट सेल है और एक टी लिम्फोसाइट सेल है। बी लिम्फोसाइट सेल का जो आकृति है ये वाई आकार का होता है। जब ये ढांचा, जब ये जो स्ट्रक्चर है यानी एडोना वायरस प्लस कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन बॉडी में जाता है इंजेक्शन के माध्यम से, उसके बाद बी लिम्फोसाइट सेल जिसका वाई तरह का ढांचा है, ये इसमें जो स्पाइक प्रोटीन है कोरोना वाला, इसके साथ एडजस्ट होकर इसको ये न्यूट्रलाइज करने लगता है और इसको ये न्यूट्रलाइज कर लेता है। जब ये घटना हो रहा होता है, टी लिम्फोसाइट सेल इसको ऑब्जर्व करता है। चूंकि ये मेमोरी सेल होता है, मेमोरी सेल कहने का मतलब है इस घटना को इसने ऑब्जर्व कर लिया। तो कभी भी फ्यूचर में अगर कोरोना वायरस बॉडी में प्रवेश करेगा तो टी लिम्फोसाइट सेल को पता है कि बी लिम्फोसाइट सेल ने कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय किया था बहुत पहले, यानी उसको खत्म किया था। तो जैसे ही कोरोना वायरस फिर से उस बॉडी में प्रवेश करेगा, टी लिम्फोसाइट सेल बी लिम्फोसाइट सेल को बता देगा कि तुमने पहले भी इसको न्यूट्रलाइज किया था, फिर से तुम इसको न्यूट्रलाइज करो। तो इस तरीके से वैक्सीन काम करता है। दोस्तों, तो इस तरीके से आज का वीडियो समाप्त होता है और मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको घबराना नहीं है। हाँ, आप अपने लाइफ स्टाइल को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल को बेहतर करने का अगर कुछ तरीका पे बात किया जाए तो आप अपने डाइट में रॉ फूड का मात्रा बढ़ा सकते हैं। रॉ फूड कहने का मतलब जो फल है उसका मात्रा बढ़ा सकते हैं, जो फ्रूट जूस है उसका मात्रा बढ़ा सकते हैं। और ऐसे भी अभी गर्मी का सीज़न है तो सीजनल फ्रूट्स, तरबूजा वगैरह आप ज़्यादा से ज़्यादा आप खाएँ, आप उसका कंज्यूम करें। इसके अलावा आप सैलड का जो मात्रा है आप उसको भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि रॉ फूड को लेकर अगर बात किया जाए, रॉ फूड चूँकि अल्कलाइन फूड है, इसका जो पीएच है 7 से ज़्यादा होता है। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि डॉक्टर ओटो वारबर्ग, जो तस्वीर दिख रहा है ये डॉक्टर ओटो वारबर्ग का है। इन्हें 1931 का नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इनका ये कहना था कि बॉडी का जो भीतर का जो सिस्टम है वो अल्कलाइन अवस्था में, यानी जब उसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा, और वो तब होगा जब हम अल्कलाइन फूड कंज्यूम करेंगे, उस अवस्था में कैंसर या कोई अन्य बीमारी नहीं हो सकता है। ये किसका कहना है? ये उस शख्सियत का कहना है जिसको 1931 का नोबेल प्राइज़ इसी बात को लेकर मिला था। तो आप इनके बात को फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, वैसे भी फल खाना, सैलेड खाना सेहत के लिए एक अच्छा बात ही होता है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।